नमस्कार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग सरकार के 11 साल या ऐसा भी कह सकते हैं कि विकास के 11 साल इस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं श्रीमान कमाल खान जी, अल्पसंख्यक आयोग जो झारखंड का है उसके आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे लास्ट में बाईं तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर इवाना चक्रवर्ती जी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं और विद्वान प्राध्यापिका हैं। उनके ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं विनोद अग्रवाल जी, लघु उद्योग भारती एक संगठन है जिसके आप उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ समाज सेवी हैं, अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हैं। उनके ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर रामादीन, अभिषेक रामादीन। डॉक्टर अभिषेक रामादीन कान और नाक के सर्जन हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। आप तमाम एक्सपर्टों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ही से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जब हम विकास की या सरकार के 11 साल की बात करते हैं तो इतना बड़ा एस्केप, अपना इतना बड़ा स्पेस हमारे सामने में दिखता है। वो स्पेस जो है उसमें छोटी छोटी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो खास करके एक जो सबसे बड़ी चीज़ है और दुनिया में मुझे लगता है कि उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई है, हमारे देश में भी चर्चा हुई है, वो है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत कैसे हमारी सरकार लाई और उससे कैसे कैसे फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रा हमारे दर्शकों को इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, आयुष्मान भारत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की 11 साल की अनेकों उपलब्धि हैं जी, और सरकार ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान सब पे बराबर ध्यान दिया। स्वास्थ्य की जो समस्या थी हमारी बहुत कमज़ोर नस थी, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से हम काफ़ी कमज़ोर थे। हाँ, बहुत कमज़ोर थे जी, लेकिन आज के दिन में अगर हम लोग डेटा के हिसाब से भी अगर बात करें तो भारत में आज एक डॉक्टर 833 पेशेंट पे हो गया है, जो कि हम और इम्प्रूव कर रहे हैं, विच इज़ मच बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज। और आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम है। आयुष्मान योजना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस की हमारी देश की जो आज जीडीपी जो हम लोग 10वें नंबर पे थे 2014 में, जो बढ़ के आज चौथे नंबर पे आ गए हैं, तो इसको उतना ऊंचा लाने में आयुष्मान योजना का भी बहुत बड़ा महत्व है। पहले अगर आप ध्यान देंगे तो गांव में जो छोटे गरीब लोग थे या मिडिल क्लास लोग ही, उनका सबसे बड़ा लाइफ का प्रॉब्लम था कि अगर कोई बड़ी बीमारी हुई तो उसकी ट्रीटमेंट में उनकी पूरी बैंक की जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। वो हमेशा किसी न किसी कर्ज के अंदर डूब जाते थे। इस आयुष्मान ने पूरे भारत को के उम्र को बढ़ाया है। इस आयुष्मान ने, और दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो एक तो होती है जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर डेवलप करना, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर डेवलप करना, मेडिकल कॉलेज डेवलप करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों पार्ट से होता है, एक प्राइवेट सेक्टर्स, दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त विकास करा है और इस आयुष्मान के कारण हम लोग अगर देखें तो प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रा भी बहुत तेजी से गांव-गांव में पहुंचा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आयुष्मान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि 10 बेड का अगर कोई हॉस्पिटल है, छोटा छोटा हॉस्पिटल, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको भी आयुष्मान स्टार्ट कर सकते थे। तो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल 10 बेड हॉस्पिटल किसी गांव के लेवल पे या प्रखंड के लेवल पे अगर उन्होंने स्टार्ट करा किसी ने, तो उसमें सरकार को अलग से ना डॉक्टर लगाना है, ना सरकार को बिल्डिंग बनानी है, ना सरकार को वहाँ का स्वीपर लगाना है, ना सरकार को अलग से नर्सेज लाने हैं, ना बाकी इंफ्रा का ध्यान रखना है। तो एक आयुष्मान के कारण अगर छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स जो कैटर कर रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त रूप से डेवलप। अच्छा मैडम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इंफ्रा की बात की और सामाजिक बदलाव की बात की है, तो ये दोनों दिखता तो है, साफ साफ दिख रहा है, तो कैसे आप देखती हैं आप इसको?
देखिए, हेल्थ को हम समाज के जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उससे अलग नहीं देखते। हम हेल्थ को एजुकेशन के साथ रिलेट करके देखते हैं। जी, जी। हम हेल्थ को प्रोडक्टिविटी के साथ यहाँ पे मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पे चर्चा करना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है, हमारे पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, एवरेज एज उसका अप्रॉक्सीमेटली 28 ईयर्स है। तो वो काम करने में सक्षम तभी होगा जब उसका हेल्थ अच्छा हेल्थ होगा। बढ़िया हाँ, होगा। और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका जो है, असर जो है वो प्रोडक्टिविटी पे है, एफिशिएंसी पे है। तो हेल्थ अच्छा स्टैंडर्ड होने ऑफ का, लिविंग पे भी जी है। जी डेफिनेटली वही बात मैं कह रही थी जी। कि वो सारी चीज़ों से रिलेटेड है। हेल्थ अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि एक एज ओल्ड प्रॉवर्ब है दैट हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हेल्थ बेटर हो रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एजुकेशन पे है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मटर्नल मोर्टालिटी कम हो रही है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिया में कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, एफिशिएंसी इंक्रीज है। तो वो एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सोसाइटी में क्रिएट करता है। विनोद जी, मतलब हम लोग इंफ्रा पर बात कर रहे हैं, जी। मेडिकल इंफ्रा भी है और कई प्रकार के डॉक्टर साहब ने जी। बताया है। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं, किस प्रकार से परिवर्तन होते हुए आप देखिए, हर सेक्टर में जी जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कई एक उदाहरण है। जी यदि डाटा वाइज समझावें तो शायद सारा दिन भी पूरा नहीं होगा उसको काम ही इतना है समझाने के लिए, जी, क्योंकि बिल्कुल, इतने बिल्कुल। काम हैं। अब आज मान लीजिए हमारे जीएसटी को ही ले लीजिए आप। जीएसटी में भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है सरकार ने। पहले हम एक फॉर्म लेने सेल टैक्स ऑफिस जाते थे तो आधा दिन गुजर जाता था, आधा टाइम खत्म हो जाता, आधा दिन कभी कभी तो पूरा दिन भी लग जाता। लग जाता था एक फॉर्म। उसमें भी पूछा जाता था कि एक फॉर्म क्या कीजिएगा। हमको माल मंगाना है बाहर से, वे बिल चाहिए, वो वे बिल एक पन्ना लेने में दिन गुजर जाता था। आज क्या है, हमें 10 गाड़ी माल मंगाना है, हम सिस्टम पे बैठे हैं अपने, विद इन 5 to 10 मिनट्स हम 10 ठो वे बिल जनरेट करके और सामने पार्टी को भेज सकते हैं कि भाई तुम हमको ये माल भेजो। ये विनोद बाबू डिजिटलाइजेशन का फायदा है। बिल्कुल है। जी तो हर ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी इसको सरकार ने डेवलप किया है। आज हमको माल भेजना है, हम घर से बैठे बैठे वे बिल जनरेट करते हैं, माल भेज दिए। सरकार के पास भी सारी रिपोर्टिंग जा रही है, ई बिलिंग है। हम कोई बिल बनाते हैं, सरकार के पास तुरंत उसकी रिपोर्ट पहुंच जाती है कि भाई आपने ये इतना रुपया का ये बिल इस पार्टी के नाम से बनाया है। और एक वो भी बने, उसमें पूरा पूरा कहीं ना कहीं लगता है कि ये तेज गति से कोई भी काम हो रहा है तुरंत। तो कमाल खान साहब, जो कम्युनिकेशन का, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है और गति जो तेज हुई है, तो ये तो कहीं ना कहीं सकारात्मक है। देखिए, ऐसा है, हमको याद है जी कि जब देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा को पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संबोधित करते हुए उन्हें कहा था कि आज हवाओं में आज़ादी की खुशबू आ रही है, बू आ रही है, लेकिन हम सौगंध लेते हैं कि कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा, भूख से तड़प कर दम नहीं तोड़ेगा। लेकिन मैं तो खेद व्यक्त करते हुए कि 60 साल के अंतराल में जो कांग्रेस का या मिली भगत सरकार थी, उस पर अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया। अब जैसे छोटी बात देखें कि लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दी जा रही है। ये भी बहुत बड़ी स्कीम है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दी जा रही है, और उसमें सबसे गौतम जी सुनकर कि 2,60,000 के करीब सिर्फ झारखंड के लोग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब बताइए, अब मान लिया कि बहन जी बैठी हैं, ठीक है शहर में हैं, लेकिन गांव में क्या था, बहन अंधेरा देखती थी, बेटी बहू अंधेरा देखती थी कि कब शाम हो, कब ये हो तो मैं आपका जाऊं। बिल्कुल 12 करोड़ हम लोगों ने शौचालय मोदी जी ने बनाने का काम किया है।
12 करोड़। अब रहा सवाल कि 12 करोड़ शौचालय और 4 करोड़ रुक कि जो आवास के बगैर न रह सके, अभी तक 4 करोड़ से ऊपर ही देश में आवास बन चुका है और उसमें हजारों आपका झारखंड के लोगों को भी फायदा पहुंचाने का काम किया। ये मोटा मोटी हमने आपका एक ये आंकड़ा देने का काम किया है। अब देखिए इतना बड़ा आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा इतना है, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी देखिए कितना सोच उम्दा है उनका कि 70 साल के बाद कोई मापदंड नहीं है। जिनका 70 साल पूरा हो गया वो यानी कि दवा के अभाव में या इलाज से तड़प तड़प कर दम न तोड़े, कोई अस्पताल मना न करे। 70 साल के जितने लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा, जितना आयुष्मान भारत में खर्च होता है उतना उसमें। ये आपका अभी तत्काल जोड़ा गया है। अब रहा सवाल कि मैं कह रहा हूँ कि कितना सोच उम्दा है हिंदू मुसलमान से जोड़ देना। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कल भी रहा है, आज भी रहा है और आने वाले जब तक दुनिया है भारत का अंग रहेगा। यहाँ की पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती पीओके को कब्जा करके रखा है उस पर। अब उसमें है क्या कि 370 धारा और 35A, उसमें हिंदू गौतम जी मुस्लिम का मामला नहीं है, मामला ही नहीं है, मामला ही नहीं है। बिल्कुल। अब आपका कैसा कानून है, एक संविधान में दो, आपका संविधान दो निशान, ये कैसे सहेगा हिंदुस्तान? तो उसको हटाने का तो हिंदू ही नेता जाकर मुसलमान को बहकाने के लिए और ये उनको नफरत पैदा करने के लिए आपका इस तरह का भ्रम पैदा करने का कोशिश किया। अब जाकर जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमाने हो, आपका अब्दुल्ला साहब रांची में आए, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा सकते हैं, राशन कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन कमाल खान जम्मू कश्मीर में जाने के बाद न वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा सकता है, न राशन कार्ड बनवा सकता है, न वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, न अपना मकान बना सकता है, न फैक्ट्री बना सकता है। ये तो अलग भी बात, लेकिन वहाँ का चहुमुखी विकास के लिए, वहाँ के बहबूदगी और तरक्की के लिए पूरा देश जब एक जगह जुटेगा तो वहाँ जम्मू कश्मीर का भी विकास। तो उसमें कहाँ था हिंदू मुस्लिम का? तो हिंदू मुस्लिम उस पर भी कहा गया कि मोदी जी हटवा दिए, भाजपा की सरकार हटवा दी। हाँ, भाजपा की सरकार हटवा दी तो आपका 370 धारा, हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। वो तो हिंदुस्तान में दो संविधान न रहे, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर, हम तो चाहते हैं अब जैसे कोई घुसपैठ हो रहा, भाई साहब हमारा एक विषय पर ठीक है, साहब हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ 370 का कि हटाने का जो हमने है, फिर उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट। अब मोदी जी हटाए तो इसलिए आपका वक्फ अमेंडमेंट पर भी विरोध। वहाँ हिंदू कहाँ विरोध के बाद है भाई कि वक्फ का जो संपत्ति है, मालिक है, वो वक्फ ही रहेगा। मुसलमान है जो खैरात करते हैं इस्लामी नज़र से, उनको खैरात करने का जो है उनका सारा संपत्ति वहीं वक्फ पर रहेगा। सिर्फ अब कह रहे हैं अब पदेन सदस्य बनेगा, अब दरगाह कमेटी है, अंजुमन इस्लामिया है कमेटी, वो अंग है वक्फ बोर्ड का, और उसमें कोई गैर नहीं रहेगा। दरगाह कमेटी में कोई गैर नहीं रहेगा मुसलमान छोड़कर। लेकिन उसमें भी कि मोदी जी अगर आपका किए तो ये आंदोलन चलिए भड़काने का लोग काम करें। चलिए इस विषय पर हम लोग चर्चा और भी विस्तार से करने वाले हैं अभी। ये जो सारी चीज़ें कमाल साहब ने कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात एक और है, एक मिनट इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव की बात कही, फिर विषय की बात कही, धारा 370 है, घुसपैठ है, वक्फ। तो सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से आप इसको देख रही हैं? कैसे कैसे बदल रहा है समाज हमारा?
सामाजिक परिवर्तन के रूप से अगर हम देखेंगे जी जी तो जैसे ही सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी, जितना ज़्यादा ऑर्डर आएगा, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतना ज़्यादा पीस आएगा। उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है, एक तो इकोनॉमी, सबसे पहले मैं अर्थशास्त्र से शुरू करूंगी कि इकोनॉमी पे उसका डायरेक्ट प्रभाव है। जितने कम स्ट्राइक्स होंगे, जितना कम प्रोटेस्ट होगा, उतना ही इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पब्लिक प्रॉपर्टी हमेशा डैमेज होती है जब भी स्ट्राइक होता है, प्रोटेस्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिलेटिव डिप्राइवेशन होता है उसमें। जी, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्रॉपर्टी को टारगेट किया जाता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और अगर हम सोसाइटी में पीस क्रिएट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उसके थ्रू हम ओवरऑल एक तरह से तो इकोनॉमी को डेवलप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट पे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट अलग चीज़ें नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ही इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट, जी, एक तरफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर स्कीम्स में इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े समाज के जो कम्युनिटीज़ हैं, जी, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, पेरिफेरलाइज सेक्शंस हैं, उन्हें हम जोड़ रहे हैं। जैसा कि पेसा जो है 2006 जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ है, उन्हें वहाँ भी आज कनेक्टिविटी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो अपना ग्रीवांस, अपनी समस्याएं जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली झारखंड की बात करें तो ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। झारखंड गवर्नमेंट ने असेंबली में 2000 में उन्होंने रेकमेंड किया है सेंटर को कि सरना कोड जो है उसे ये किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, सेंसस में अकॉर्डिंगली एक सेपरेट सरना कोड को इंक्लूड किया जाए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वृद्धि हो रही है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हम आयुष्मान डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर जो है, कि पहले हर व्यक्ति के पास जो है ये एक्सेस नहीं था। कुछ जो प्रिविलेज सेक्शन है, जो अपर क्लास है या मिडिल क्लास में भी जो अपर मिडिल क्लास, जी जी, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, उनके लिए आसान था एक्सेस। लेकिन एक्सेस को कॉमन मैन तक पहुंचाना जो है वो इस गवर्नमेंट सरकार ने किया है और उसका काफी समाज में भी परिवर्तन उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट हमें समाज में दिख रहा है। पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इंक्रीज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोविड के वजह से थोड़ा सा गिरी है बट ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है, एफिशिएंसी में इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा पार्ट है। कम्युनिकेशन जैसे विनोद जी ने बताया कि भाई कम्युनिकेशन ऐसा था कि पूरा दिन लग जाता था एक एक चीज़ करने में, लेकिन अब है कि जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि 5 से 10 मिनट में बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं, खास करके व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो जीवन तो इजी हुआ है इस कम्युनिकेशन के माध्यम से। ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग, चाहे बिजनेस हो चाहे ईज ऑफ लाइफ हो, ये काफ़ी इम्प्रूव की है जी। और सरकार की जैसे इंफ्रा की हम लोग सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले ही, तो आज के दिन में हमारे यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है लगभग 40 किलोमीटर हर एक दिन बनता है। 40 किलोमीटर पर दिन बनता के हिसाब से बन रहा है। हाँ, डेवलपमेंट से अगर आप हमारी ट्रेन रेलवे का जो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर पर दिन बनता है। हमारे यहाँ पे चाहे वो सड़क ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। जो सेकेंड टायर थर्ड टायर सिटी है वो एयरपोर्ट से कनेक्टेड हो रहा है। तो ओवरऑल इंफ्रा पे सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और उसका असर लाइफ के हर एक पार्ट में, जैसे मैडम ने कहा, हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड। तो फर्क तो चारों तरफ दिखता है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर जो ओवरऑल पॉजिटिविटी भी जो है पूरे कंट्री में वो बहुत जबरदस्त है। पहले जो हल्की निगेटिविटी थी, पहले मान लीजिए मुझे याद है पुराने टाइम में जब मैं छोटा हुआ करता था तो हमारे यहाँ पे अरुणाचल साइड में सड़क नहीं डेवलप करने का कारण दिया जाता था कि अगर आप इंफ्रा डेवलप करोगे तो चाइना आ जाएगा। आज के दिन में आप वहाँ तक बिल्कुल घुस के रहते हो, आप
जो अगर चाइना एक बोलती है तो आप बिल्कुल तैयार रहते हो। पूरे पहाड़ पर डेवलपमेंट हो रहा है, सब जगह डेवलपमेंट हो रहा पूरे पहाड़ पर। है। और वहां पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात भी करोगे तो अरुणाचल में लगभग 7,000 से ऊपर किलोमीटर की हाईवे बनाई गई है अभी लास्ट 11 साल में। तो ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं है जहां अछूता है। थोड़े दिन पहले ही जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारी डिफेंस में हम लोग सिर्फ खरीदते थे, आज के दिन में भारत दुनिया के 80 देशों को डिफेंस निर्यात करता है, बेच रहा है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारी हजारों करोड़ की ऑर्डर आई हुई है, चाहे आकाश मिसाइल की बात करें या फिर अपनी एमका की बात करें, चीजें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। और जितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और हम जो गुटनिरपेक्ष थे आज के दिन में भी, हम चाहे ये वाला पाला हो चाहे ये वाला पाला हो, हमारी सबके साथ अच्छी बनती है और हमारी बातें पूरी दुनिया सुनता है। मिडिल मार्क। तो चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना इंटरनल रिलेशंस हो या इंटरनल मैनेजमेंट हो, तो मैं देखता हूं कि 11 साल में द वे वी हैव डेवलप्ड, एंड स्पेशली इफ यू आस्क मी, तो आई वाज इन यूएस फॉर क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं यूके में काफी दिन था, यूरोप में था। एक विदेशी जैसे जो हम लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, भले ही यूके का या यूएस का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मेरे से ही अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें अमेरिका में एक ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से, इट विल टेक एटलीस्ट वीक्स टू मंथ, एंड इट विल टेक 6 मंथ इन यूके। आप रांची में बैठ के अगर आप आज एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहें, तो अगर आप एक्स से नहीं मिलोगे तो वाई से मिल लोगे या जेड से मिल लोगे, सेम डे आप मिल लोगे। जो ओवरऑल कॉस्ट भी अगर हम बात करें तो सेम लगभग मशीन होती है, जो जी की मशीन यहां भी होगी, जी की मशीन अमेरिका में भी होगी। एक एमआरआई करने का कॉस्ट अमेरिका में लगभग $5,000 पड़ता है और 7 दिन का वेटिंग पीरियड होता है नियर अबाउट। आप यहां सेम डे करा लेते हो 6-7 हजार रुपए में, आपकी रिपोर्ट्स भी तुरंत आ जाती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ठीक है पेपर में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन रियलिटी में व्हेन आई एम गोइंग ओवर टू जो आपके आज वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ केयर की जो प्राइस है, हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है, इट इज मच 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 बेटर देन एनी अदर प्लेस। डॉक्टर साहब, यही कारण है कि जो बाहर के जो बड़े उन्नत देश के भी नागरिक हमारे देश में आकर के इलाज करवा करके मेडिकल टूरिज्म आज के दिन में इंडिया की धीरे धीरे ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू बी, जो मेडिकल टूरिज्म है हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है, बहुत बड़ा हिस्सा हो रहा है। एंड पूरे के पूरी दुनिया को, क्योंकि अगर आप यूएस में भी जाओगे तो जो पहले हमारे डॉक्टर्स वहां जाते थे, आप किसी किसी शहर में देखोगे जैसे न्यूयॉर्क वगैरह में, तो 20 से 25% अमेरिकन डॉक्टर्स इंडियन है। आप यूके में भी जाओ वही हालत थी। अभी के टाइम में हम यहाँ रहते हैं, अभी लास्ट 2018 में वापस बॉस्टन से आया था, तो अभी मैं देख रहा हूं पहले रांची में 2 या 3 कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, अभी 20 के आसपास है। यूरोलॉजिस्ट हैं उतने सारे। कैंसर हॉस्पिटल मैंने देखा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो लगभग 5 के आसपास में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। आयुष्मान ने सारे लोगों को लगभग बहुत अच्छा जो एक्सेसिबिलिटी दिया है, सारी जगह दिया है। तो चीजें जिस तेजी से बढ़ रही है, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कितनी तेजी से चीजें बढ़ेंगी। मोबाइल की बात करें, मोबाइल आज के दिन में यूपीआई, पिछले महीने का मैं डेटा देख रहा था, लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई से। पहले हम लोग पूरी तरह डिपेंडेंट थे वीजा और मास्टर कार्ड पे। अभी दुनिया में हम लोगों ने वीजा और मास्टर कार्ड से हमारी ग्रोथ रेट यूपीआई की बहुत ज्यादा है। और यूपीआई ने जितना एम्पावरमेंट दिया है, गांव के एक छोटे से जगह पे भी आप जाएंगे, कॉर्नर पे भी जाएंगे, वहां पे अगर आप 1 किलो टमाटर भी ले रहे हैं तो आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी को तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यू डोंट नीड मनी टू कैरी। इसी और वो सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो सारे के सारे वो सारी अकाउंट्स में आ रही है। नाउ गवर्नमेंट कैन शो पिछले साल यूपीआई से, पिछले महीने लगभग 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुआ। बहुत सारे जगहों पे तो सुनने में आता था, जो चीजें जिस तेजी से और जितनी स्पीडली बढ़ रही हैं और भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे दुनिया के लोग चिंतित हैं। बहुत सारी कंट्री आज के दिन में इन्वेस्ट होने लग गई है कि अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो तो चिंतित होते रहेंगे। हाँ। अच्छा विनोद जी, जो डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें करी जी, जो सारी की सारी विषय है, हाँ। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीजें इजी हुई है। हाँ। बहुत सारी चीजें इजी हुई है, बहुत आसान हुआ है। जैसे पहले हम कुछ व्यापार करना चाहते थे तो सरकारी इतना ज्यादा जटिलताएं थी, बिल्कुल उसके कारण हम कर नहीं पाते थे। बिल्कुल।
चलो भाई यही दुकान ठीक है, दूसरी दुकान नहीं बढ़ाएंगे। अब तो लोग 5-5 दुकान बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। क्या क्या परिवर्तन किया सरकार ने? देखिए पहले क्या होता था कि हमारी एक दुकान है, जी हम दूसरी दुकान जब करने जा रहे हैं तो हमको अलग से सेल टैक्स नंबर वगैरह लेना पड़ता था। जी अभी क्या आप 20 दुकान खोलिए, यदि आप विद इन द स्टेट है तो आपको एक ही जीएसटी नंबर से सब जगह आप दुकान ऑपरेट कर सकते ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। जीएसटी नंबर लेना भी उतना ही आसान हो गया है जितना कि उसको फिर सरेंडर करना भी अच्छा, सरेंडर करना भी आसान है। पहले सरेंडर करना भी बड़ा कठिन वो भी था। बहुत बड़ा आफत का चीज था एक। रेलवे वगैरह में भी आप टिकट वगैरह का देख लीजिए। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे सिक्किम अरुणाचल के विषय में। मैं 2018 में अरुणाचल गया था। उस समय रोड बन रहे थे वहाँ पर। मैं जब गया था तो तवांग जो मेन एरिया है जी बिल्कुल, वहाँ पहुँचने में 4 दिन लगे थे। उसका कारण कि कहीं भी रोड नहीं है, सब जगह वो कच्चे रास्ते थे। उसी से क्यों? जाना कि डॉक्टर साहब ने जो कहा कि उस समय लोगों का एक सोच था, सरकार का बोलिए चाहे जो भी, कि भाई चाइनीज लोग आ जाएंगे। मोदी जी ने उसको जस्ट उल्टा कर दिया, बदल दिया उसको कि भाई हम क्यों नहीं पहुंचे जल्दी। आज वहाँ ट्रेनें पहुंच गई। अरुणाचल में लगभग ट्रेन की लाइनें सब कंप्लीट हो चुकी हैं, किसी भी समय इनॉग्रेशन वगैरह हो जाएगा। बड़े बड़े ब्रिज बन गए। कश्मीर ट्रेन पहुंच गई, श्रीनगर हम लोग श्रीनगर ट्रेन दुनिया पहुंच का गई। सबसे बड़ा पुल बना है। सिक्किम में गया था, सिक्किम में ट्रेन की लाइनें खूब जोर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। विनोद जी, इन चीज़ों से व्यापारियों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखिए हमारा ट्रांजैक्शन जो टाइम पीरियड जो है, पहले माल आने में, अब रोड देखिए सारा हाईवे सब 4 लेन 6 लेन हाईवे बन गए। एक गाड़ी जोधपुर से या जयपुर से आने में जिसको 7 दिन 8 दिन लगता था, वो गाड़ी आजकल डबल ड्राइवर पे 3 दिन 2.5 दिन में पहुंच जाती है। ये फायदा हुआ। बिल्कुल फायदा हुआ। उससे टाइम डीजल, हमारा डीजल बचता है, गाड़ी का डिप्रिसिएशन बचता है, समय बचता है, हमारा माल सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। अब पहले पैसे देने में, पैसे ट्रांजैक्शन में भी तो काफी परेशानी होती थी। परेशानी होती थी। अब तो वो परेशानी बिल्कुल पहले नहीं। बैंक जाओ, कैश लेके ड्राफ्ट बनाओ, वो ड्राफ्ट कोरियर करो, वो कोरियर करने में 6 दिन 7 दिन 5 दिन टाइम लगता था स्पीड पोस्ट करने में। अभी क्या है, 90% पैसा बैंक में ऑनलाइन आता है। किसी को 5,000 का भी आप सामान बेचे हैं, वो भी पैसा आपका ऑनलाइन पेमेंट आ कर गया रहा है। तो आप भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। अभी किसी ने मांगा कि भाई हमको 20,000 रुपया ज़रूरत है या 20 लाख मेरा पेमेंट ड्यू है, विद इन सेकेंड्स आप उसको 20 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले एक सपना था। हाँ, स्वप्न था ये बिल्कुल साकार सपना होना था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कमाल खान जी, ये स्वप्न था जो साकार दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए ऐसा है कि इसको माननीय वाजपेयी जी ने शुरू किया। अब जैसे कि देखिए, आप सोच नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में, ग्राम योजना के सड़क योजना उन्होंने किया कि हर गांव को सड़क से जोड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा आपका तो समय भी कम लगेगा। अब पहले आप देखते होंगे कि 99 के दशक के पहले हिंदुस्तान की सड़क का हाल क्या था, झारखंड और बिहार का सड़क का हाल क्या था। 3 फीट गड्ढे थे जीटी रोड में, एनएच पे बड़े बड़े, कि रोड है या गड्ढा, गड्ढा है या रोड। रोड को हम लोग तलाश करते थे, रोड हम लोग को तलाश करता था। हाँ, अब पटना आप से रांची आना होता था तो सोचते थे कि ट्रेन से, बस से नहीं जाएंगे। कई घंटा बोकारो से रांची आने में, गौतम बाबू, आपका रामगढ़, चूँकि सिक्की दिरी का तो रोड भी नहीं बना था, रामगढ़ 60 किलोमीटर है, आने में 5 घंटा लगता था। एक पतली सड़क, वो भी गड्ढे का सड़क।
स्कूटर सवार कोई जाता था अपना पत्नी को बैठा कर तो एक एक मिनट के बाद टटोलता था कि मेरा पत्नी स्कूटर पर बैठी या गड्ढे में गिरी। वो हाल था। और आज ये हाल है कि हिंदुस्तान का एक सिंगल रोड को कौन करे? कौन ऐसा सड़क नहीं है जो आपका 6-6 लाइन का, 4-4 लाइन का। अब देखिए गौतम बाबू, झारखंड का 2-3 मिसाल मैं देना चाहता हूँ। अब जैसे कि दुमका के लोग ट्रेन नहीं देखे थे, तो वही वाजपेयी जी ने उस समय शुरू किया, मोदी जी ने और आगे बढ़ाया। मोदी जी 14 में आने के बाद उन्होंने कहा मेक इंडिया, मेड चाइना नहीं, मेड अमेरिका नहीं, मेड इंग्लैंड नहीं, हम शुरू करेंगे। तो एक दिन में तो शुरू काम नहीं होगा। वही काम आपका आज दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है छोटे सामान को खिलौना को नहीं। आज तो डिफेंस में आपका जो रास्ता हमारे कलाम साहब ने दिखाया, आज लखनऊ के पाकिस्तान का तो एक ही मिसाइल को आपका ब्रह्मपुत्र का नाम है ब्रह्मस ने एक ही आपका दिमाग है कि 9 हमने ध्वस्त किया। सिंदूर में पनाह मांगने लगे एक ही 1.5 दिन में कि ये है और यही रहेगा हाल, तब आंख ना दिखाएंगे। हम लोग 100 किलोमीटर तक मार किए अपनी सीमा में रह करके। हाँ, 100 का 500 किलोमीटर मार कर सकता है वो, तो 500 किलोमीटर। तो मैं 2-3 मिसाल झारखंड का देना चाहता हूँ जी। अब देखिए, दुमका के लोग रेलवे नहीं जानते थे, ट्रेन कैसी होती है। गोड्डा के लोग नहीं जानते थे, नहीं जुड़ा था। अब यहाँ से लोहरदगा से चंदवा नहीं जुड़ा हुआ था। आज देखिए राजधानी जा रही है लोहरदगा होकर चंदवा, समय कितना बच रहा है। ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बस से लोग आ रहे हैं, तब ट्रेन नहीं बस भी जाते। इतना सड़क उम्दा कि जो आपका 8 घंटा 10 घंटा लगता था वो 4 घंटा 5 घंटा में लोग पहुंच जाते। आज आपके पटना यहाँ से जाएं 5 घंटा काफ़ी है, इतनी सड़कें अच्छी है। रेल है। अब देखिए कोडरमा से लेकर बड़का काना से लेकर रांची तक से रेलवे लाइन निकल गया। अब वंदे मातरम ट्रेन भी वो डबल लाइन होने जा रहा है। वंदे मातरम ट्रेन चलेगी, समय कितना लोगों को बनेगा। अब एक है कि पावर के मामले में भी हमको याद है कि 2014 में जब पहली मीटिंग माननीय मोदी जी का हुई थी प्रभात तारा मैदान में, तो उन्होंने उल्लेख किया था। और आपको याद होगा गौतम जी कि शिलान्यास माननीय वाजपेयी जी ने किया था टंडवा में पावर प्लांट का। बिल्कुल। अच्छा, वो हमारी सरकार 4 में चली गई और वो बजट था मात्र 7,000 करोड़ रुपये का। लेकिन 10 साल तक यूपीए की सरकार, कहने में हमको कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि 10 साल में 1 इंच का बजट देने के बजाय बंद बजट कर दिए। अब माननीय मोदी जी आए और वो 14 करोड़ हो गया था जो बजट, बोले उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हमारा पूर्वज ने रास्ता दिखाया उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, यही तो कारण है। मुझे लगता है कि मैडम, मतलब ये सब सारे चीज़ों का तो सामाजिक बदलाव साफ साफ दिख रहा है। जैसे हमारे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम था, सरकार ने उसको सॉल्व किया, और आज मुझे लगता है कि भारत का मतलब 95, 96, 97% जो गांव है वो बिजली वहाँ पहुँच चुकी है। तो उसका तो परिवर्तन है। और जो इन सारे चीज़ों से किस प्रकार से सामाजिक बदलाव, खास करके महिलाओं में किस प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं? जैसा कि आप अभी अभी कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन एक उसका डायरेक्ट लिंक सेफ्टी के साथ है। वही कि कम्युनिकेशन का भी ना, कम्युनिकेशन का भी। बिल्कुल उसी पे मैं आने ही वाली थी कि इस सरकार को मैं पूरा का पूरा क्रेडिट देती हूँ कि जो विमेंस रिजर्वेशन बिल इतने सालों से 1993 से पेंडिंग था, वो फाइनली जो है वो बिल पास हुआ। जो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उन्होंने पॉलिटिकल स्फीयर में औरतों को दिलाया है, इट इज वर्दी ऑफ प्रेज। हाँ, अलग अलग एज ग्रुप के विमेन जो हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट के डेवलपमेंट से बेनिफिट किया है। अगर हम यंगर एज ग्रुप की बात करें, थोड़ी देर पहले कमाल सर बात कर रहे थे कि किस तरह हमने
वॉशरूम्स क्रिएट किए हैं, जो ड्रॉप आउट रेट था, जो स्कूल से स्कूल बच्चे में जो बच्चियां छोड़ चली दिया जाती करते थी, थे, छोड़ जिसका देती एक थी। बहुत अहम कारण था, एक अहम कारण था कि वॉशरूम नहीं थे। तो जैसे ही वो मेंस्ट्रुएशन फेज उनका शुरू होता था, वो ड्रॉप आउट करके स्कूल छोड़ने पे मजबूर होती थी। सेफ्टी, रास्ते की बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो ग्राम सड़क योजना ने इंटीरियर्स में रोड कनेक्टिविटी डेवलप की है, उसने क्या किया है कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया है कि वो बच्चों को आसपास के स्कूल में भेजे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप आज कोई भी रिजल्ट देख ले, किसी भी बोर्ड का, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आप देखेंगे कि औरतें अच्छा कर रही हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, एज कम्पेयर टू मेन। हाँ, औरतें लड़कियां बहुत बेहतर अच्छा कर कर रही रही हैं, हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमने उन्हें एम्पावर किया है, सशक्तिकरण किया है। उसी तरह इन्फेंट जो एक मैल न्यूट्रिशन है, आईसीडीएस के थ्रू हम उसे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं, मैटरनिटी बिल जो है, जिसने 12 हफ्ते से 24 हफ्ते उसे किया है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर थर्ड चाइल्ड भी है, आप किसी महिला को मैटरनिटी रिलीफ जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो है इकोनॉमिकली एम्पावर करता है। उसी बिल पर ये भी आगे बढ़ा ना जी, उसी जी। बिल के कारण ये भी जी 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 कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पहले महिलाएं जो थी वो इनफॉर्मल अनऑफिशियल सेक्टर में ज़्यादा काम करती थी एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, लेकिन क्योंकि हमने एजुकेशनली उन्हें सपोर्ट किया है, एम्पावर किया है, स्किलिंग की है, आज के डेट पे महिलाएं जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। कनेक्टिविटी की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है ये कि जब तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती वो संकोच करते हैं बच्चियों को भेजने हाँ, में, बाहर भेजने में। जी जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना पे मैं बात करना चाहूँगी कि उसके थ्रू जो है हेल्थ पे भी ऑब्वियसली, अगर हम कोल यूज़ कर रहे हैं, स्मोक से लंग्स पे, ओवरऑल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है वो कम हुआ है। एक्सेस टू सिलेंडर्स, एलपीजी जो है वो बढ़ा है। जो घर में महिलाएं हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनकी ज़िंदगी भी आसान हुई है, क्योंकि घर का जो बजट है उसे प्रॉपरली संचालित करना जो है वो उनका काम है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट का महिलाओं पे हर तरह से अलग, अगर हम ओल्ड एज विमेन की बात करें तो इंडिया शायद वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ है जो यूनिवर्सल पेंशन उन्हें देता है। अभी इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई है। पहले क्या होता था कि नवंबर में जब लाइफ सर्टिफिकेट देना होता था तो लोगों को ब्रांच आना पड़ता था, अब बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर जाते घर हैं जा रहे हैं। आपसे लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने। तो ओवरऑल अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग सेक्शंस की महिलाएं जो हैं उन्होंने बेनिफिट किया है। पहले बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां विचक्राफ्ट, जिसे हम कहते हैं, दायन प्रथा के नाम पे औरतों को पीड़ित किया जाता था। तो गवर्नमेंट जो कई है, जगह हत्याएं हो जाती जी जी, उसने कानून के प्रावधानों को बहुत स्ट्रेंथन किया है, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, बट हमने एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो कवर किया है महिलाओं के लिए। तो ये कमाल साहब, जब ये सब सारी चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 3 तलाक है। जैसे आप कह रहे थे कि कश्मीर की समस्या थी, तो 3 तलाक है, कश्मीर की समस्या है 370 या 35 आर्टिकल 35A। तो ये सब सारी चीज़ों के बदलाव से, नीतियों के बदलाव से तो देश में इंटीग्रिटी भी आई है और एक पारदर्शिता भी आई है। देखिए, ऐसा है कि दोनों काम हुए हैं। जी, डर पैदा हुई और हमको लगता है कि जब से कानून पास हुआ है, ये भी इल्ज़ाम हमारे ही पर दिया गया है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद ये फैसला दिया। कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, फैसला तो यही था हर चीज़ों पर कि कैसे दुरुपयोग होता है। तलाक को खेल समझ लिया लोग कि जबान पर आया 3 तलाक, तलाक 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 हो गया तलाक। ऐसा नहीं है। इस्लामी कानून के नज़रिए से भी देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन दुरुपयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार को कहा कि कानून बनाइए, सरकार ने कानून बनाया और आज भय पैदा हुई है। आज देख रहे हैं कि उसके में
तो मुस्लिम महिलाओं को भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, और मुस्लिम समाज को भी देना चाहिए। सिर्फ महिलाएं नहीं उस दायरे में रहें, समाज को देना चाहिए कि हाँ, जहाँ हमारी त्रुटि थी उस त्रुटि को दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कमाल साहब, इसके कारण जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी तो एम्पावर्ड हुई है, हाँ, वो भी तो मजबूत हुई हैं। एकदम मजबूत हुई हैं। अब देखिए हमारी दीदी बैठी हैं, बैठकर क्या है, इनके टक्कर कोई ले सकता है। तो इसी तरह मुस्लिम महिलाओं को भी आप ही के चैनल पर देखते हैं कितनी महिलाएं मुस्लिम आती हैं, एक से एक विख्यात विद्वान हैं, डिबेट पर एक एक चीज़ को आपका क्या आलिम बोलेंगे उनकी ज़बान बंद कर देती हैं आपका। तो ये होगा। और देखिए क्या किया गया है कि हम लोगों ने बहन का लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, तो जब हम लोग की सरकार आपका जब आने लगी तो स्कूल में शुरू निःशुल्क हम लोगों ने साइकिल दिया कि अकेले बच्ची जाने से घबराती है, घर वाले भेजते नहीं हैं, तो एक गांव में 5-10 लड़कियों को आपका साइकिल हो जाएगा तो समूह बनाकर जाएंगे तो उनको छेड़छाड़ नहीं कोई करेगा, डर पैदा नहीं होगा। हम लोगों ने, मैं भी सरकार में था, ये योजना का जब डिस्कशन चल रही थी गौतम जी, तो इस पहलू पर हम लोगों ने ये किया। अब देखिए स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ है, वो तो है ही, लेकिन ऐसा है कि ऐसे लोग नहीं कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, यानी कि करके दिखाए हैं हम लोगों ने। हम लोग जो जबान देते हैं, आपका रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो जो हम लोगों ने वादा किया उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। और इसलिए कि देश की जनता, आज पूरा देश की जनता आपका खुश क्यों है, जाकर मोदी जी के पार्टी को, सरकार को फिर आने के लिए हर राज्यों में आपका वोट क्यों दे रही है? इसलिए कि देश की जनता खुश है, प्रसन्न है। और जहाँ जनता खुश और प्रसन्न न रह के रहेगी तो कनेठी देने से भी बाज नहीं आएगी। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है। तो इसलिए मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए आज 10वां भारत का कोई गिनती था पूरे विश्व में, जाते थे तो पीछे आपका पिछलग्गू रखते थे, लेकिन आज तो शान के साथ, पूरा सम्मान के साथ, चाहे अमेरिका हो या लंदन हो या रसिया हो या अरब हो या आपका जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वो भी बुलाते हैं और मोदी जी को सम्मान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि आज जब 10वें पावदान पर थे और आज हमारी अर्थव्यवस्था चौथे पावदान पर आई है। आखिर क्यों आई है? हमने करके दिखाया है, ये झूठ तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आज चारों तरफ आप देखेंगे, चाहे शिक्षा के जगत में हो, चाहे आपका सड़क के मामले में हो, चाहे व्यापार में, आज देखिए विनोद भाई खुश हैं। क्यों खुश है? डॉक्टर अभिषेक खुश है। क्यों खुश है? कि मोदी जी करके दिखा रहे हैं। बहन चक्रवर्ती क्यों खुश है? ये तो प्रोफेसर है कि महिला जगत में भी उज्ज्वला योजना के तहत हर वर्ग की महिलाओं का आपका है। आज देखिए पहले तो डकैती हो जाता था, आंगनबाड़ी वाला जाकर देखें, आज आंगनबाड़ी वाला केंद्र में पूरा ऐसा है कि वो आपका भ्रष्टाचार वहाँ ना पनपे, डायरेक्ट जो अगर सही मानों में बच्ची है या ये है तो उनके खाता में पैसा चल जा रहा। क्या ऐसी योजना आई है जहाँ करप्शन नहीं हो? हमारा मान लिया कि सरकार, देखिए 1 रुपया अगर चले दिल्ली से तो 1 रुपया आकर रांची तक भी पहुँचे। लेकिन पहले क्या था, जब पहले के जो भी था वो भी अच्छा ही था। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये सब सारी चीज़ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात भी होती है, और शैक्षणिक क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत ऐसी योजना लेकर के आई है जिससे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और ख़ास करके जो शिक्षा नीति, मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद नई शिक्षा नीति लेकर के आई है गवर्नमेंट। तो कैसे बदलाव इसमें आ रहा है और कौन कौन सी योजना इसमें लेकर के कैसे देखते हैं आप? शिक्षा किसी भी सोसाइटी को, कंट्री को अगर डेवलप करना है तो मेन थिंग इज़ ऑलवेज द एडुकेशन। एंड
the way like we are improving in education, that's why initially like we just had 4 IITs. आज के दिन में नंबर ऑफ IIT जितनी बढ़ गई है, आज के दिन में नंबर ऑफ MBA कॉलेज जितने बढ़ गए हैं, आज के दिन में जो ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक शिक्षा है वो इतनी अच्छी होते जा रही है। तो सरकार की जो इनपुट ओवरऑल एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आगे चल के जो रिसर्च की अगर बात करें तो अनुसंधान पे भी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और कोशिश जिस हिसाब से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती करना, तो कोशिश जिस हिसाब से चल रही है, अभी कुछ दिन पहले ही आई डोंट नो कि द डेटा एक्चुअल है ना, 1 लाख से ज़्यादा पेटेंट हमारे यहाँ से हुए। तो ये इट सेल्फ स्पीक्स ए वॉल्यूम। When it was started 2014, the number of medical colleges was 385 somewhere. अभी के टाइम में जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है, एम्स भी हाँ, मेडिकल कॉलेजेस लगभग 800 से ऊपर हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ 7 एम्स थे सिर्फ, आज के दिन में 26 के आसपास में, उससे ऊपर, और वो दिनों दिन बढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा खान साहब ने कहा भी, जिस हिसाब से, और जैसा मैडम ने कहा कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में कोई एक चीज़ का विकास हो रहा है। जितनी तेज़ी से मेरी स्वास्थ्य बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से मेरा शिक्षा भी बढ़ रहा है, और शिक्षा जब बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य का स्तर अपने आप अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है तो शिक्षा का स्तर, और वो भी डिपेंडेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मोदी गवर्नमेंट जो बिलीफ थी, जो शुरू से ही बातें की जाती थी कि वी परफॉर्म, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है रिफॉर्मेशन करने की, आइदर इट वाज हेल्थ और एजुकेशन और इंफ्रा, और जितनी भी हम लोग इंफ्रा इसकी बात करें, या फिर जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन, तो वी आर इन मैक्सिमम प्लेसेस में आज ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हम पहुँच गए हैं। और जो हमारा विजन है कि बाई 2047 वी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, and I am seeing everywhere कि we are moving towards that. Today the whole world, आज पूरा दुनिया कहता है कि भारत पूरे दुनिया की ग्रोथ इंजन है। पूरे दुनिया का जो डब्बा है उसको आगे खींचने की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो भारत की है। और ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, ये स्टेटमेंट दुनिया की फाइनेंशियल एक्सपर्ट दे रहा है, सिस्टम दे रहा है। फिर जो अपनी IMF है, इनका स्टेटमेंट है, ये इंडिया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका स्टेटमेंट है, इंडिया इज द ग्रोथ इंजन फॉर द होल वर्ल्ड। तो एक्शंस ऑलवेज स्पीक्स मोर देन वर्ड। जो सरकार ने किया है और जो चारों तरफ दिख रहा है, मैं कितनों बोलूं कोई कितनों बोले, जो दिख रहा है ना आप उसको बंद कर सकते हो। बहुत अच्छा है कि ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और आज के दिन में नोबडी हैज एवर थॉट इन 2014 कि इंडिया में गांव-गांव में जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी होगा वो भी UPI ट्रांजैक्शन करता है, वो भी आधार कार्ड से आपका सब कुछ होगा। मुझे याद है कि पुराने टाइम में ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने में प्रॉब्लम होती थी। आज के दिन में आपका जो आधार है वो मैजिक है, आपकी जो UPI है वो मैजिक है। आज के दिन में जो वीजा और मास्टर के थ्रू जो वर्ल्ड बैंकिंग पे इन लोगों का कब्जा था, आपने उसको बहुत बड़ा झटका दिया है। पूरा का पूरा दुनिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपके UPI से हिली हुई है। उनके पास में इसका कोई ऑप्शन नहीं है, एंड दे आर ग्रेजुअली एक्सेप्टिंग इट। तो दुनिया की हर एक चीज में आवर मोदी गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट एक्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स इज स्पीकिंग मोर देन लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, तो नई शिक्षा नीति के कारण भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, और वो तो चेंज है शिक्षा का। जो पहले हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, हमारे डेवलपमेंट से ओरिएंटेड है, बिल्कुल हमारी संस्कृति सभ्यता से ओरिएंटेड। तो ये सब सारी चीज़ों को परिवर्तन होते हुए आप देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस सरकार ने लाई है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया है। जो सेंट जेवियर्स कॉलेज पढ़ाएगा अपने अंडर ग्रेजुएट बच्चों को या मास्टर्स के बच्चों को, अभी अंडर ग्रेजुएट पे ही है, वही केरला की यूनिवर्सिटी भी पढ़ाएगी, वही महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी भी पढ़ाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन की बात यहाँ पर, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स है कि कोई बच्चा जो है वो 2 सेमेस्टर बाद भी छोड़ सकता है, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, वो फिर दोबारा एंट्री उस सिस्टम में ले सकता है।
और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो लिटरेसी रेट पे है। पड़ा है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमने भी अपने कॉलेज में लागू किया है, हम बच्चे को सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। जो समाजशास्त्र का बच्चा है उसके लिए अंग्रेज़ी पढ़ना भी कंपलसरी है, उसके लिए हिंदी पढ़ना भी कंपलसरी है, उसका जो वोकेशनल स्किलिंग है वो भी उसके लिए कंपलसरी है। चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो जेंडर स्टडीज़ हो, विमेन स्टडीज़ हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, अकाउंटिंग हो, ये सारे पेपर्स हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो लाइफ स्किल तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन लिटरेसी कल के देश में, कल के समय में वो किसी और देश में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो कम्युनिकेट ना कर पाए। इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। और 1947 की मैं बात करूं तो कहा गया था कि ये एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है जो फेल कर जाएगा क्योंकि लिटरेसी नहीं है। आज के समाज में लिटरेसी है, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, ये गांव-गांव तक पहुंचा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी को फर्दर एक्सपैंड कर रही है, वोकेशनलाइज कर रही है कि चाहे आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहे आप फिशरी में जाना चाहे, बी कल्टीवेशन में जाना चाहे, क्योंकि आज के समय में सरकार का जो एक एम्फेसिस है वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करने में है। क्योंकि हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। सरकार के लिए ये संभव है ही नहीं कि जितना बड़ा हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दे या प्राइवेट जॉब दे। तो स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपनी आजीविका जो है वो खुद अर्न कर सके। तो इसलिए वोकेशनलाइज करने की कोशिश की गई है, एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने की ये की गई है, ताकि ऐसा ना हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है उसे प्रिविलेज मिले, रांची यूनिवर्सिटी का बच्चा पीछे छूट जाए। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है और जो लाइफ स्किल्स हम सिखाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो इस शिक्षा नीति का पार्ट है। जी जी, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, जैसे आज के डेट में एक पेपर की मैं चर्चा करना चाहूँगी जो डिजिटल एजुकेशन पे है, डिजिटल नॉलेज पे है। डिजिटल फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं वो हम सबको पता है, तो डिजिटल गवर्नेंस भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस हम बच्चों तक पहुँचाएंगे तभी वो इसे आगे समाज में जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि हम उन्हें सिखा रहे हैं, वो फिर अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड क्या है, उनमें जागरूकता क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने करने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा तो ये अनुशासन भी तो टूटा, विषयगत अनुशासन जो जी था वो जी भी काफी, जी जी वो भी जो काफी इजी हो ट्रेडिशनल, गया। ये नहीं कि अब वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक, अपने विषय तक सीमित नहीं है, एक ओवरऑल समाज के बारे में, एक मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि समाज, जैसे कि मैं कह रही थी, सर भी कह रहे थे कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं जान सकते वो, उन्हें पता होना चाहिए इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि कल्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, पॉलिटिकल लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक ओवरऑल कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस जो है, ताकि कहीं बैठे हो तो कम से कम डिस्कस तो कर सके अलग अलग मुद्दों पे, सिर्फ समाजशास्त्र तक सीमित ना रह जाए या किसी विषय तक सीमित ना रह जाए। अच्छा विनोद जी, इस सब सारी शिक्षाओं का इंडस्ट्री पर, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पहले हमें किसी की ज़रूरत होती थी अपने इंडस्ट्री में, मान लीजिए कि कोई टेक्निकल हैंड्स बंदे चाहिए की, थे। तो वो अब बहुत आसान हो गया है। अब क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन पे है, गूगल पे है, लोग उस पर अपना बायोडाटा डाले हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई का हम लोगों को फ़ायदा तो मिलता है इंडस्ट्री वालों को, चाहे उसको डायरेक्ट बोलिए और इनडायरेक्टली बोलिए, दोनों तरफ से फ़ायदा है। क्या क्या फायदा है इसमें? भाई आज हमको इजीली मिल जाते हैं, Skilled टेक्निकल पर्सन मिल जल्द इजीली मिलते हैं, अकाउंट्स वाले मिल जाते हैं, या कोई इंजीनियर मिल जाते हैं। पहले ढूंढना पड़ता था, कोई साधन नहीं था ढूंढने का, विज्ञापन निकालना पड़ता था। अब लोग विज्ञापन भूल गए हैं। विज्ञापन लेकर के फिर लोग आए, फिर कई एक तो वेबसाइट है, उस पर बच्चे अपना रिज्यूम डाले रहते हैं, हम लोग उससे सेलेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, काम पे लगाते हैं। उनको भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हाँ हाँ, आप कमाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग
आप भी सुने होंगे वो कि एकल विद्यालय आखिर क्यों, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो वो बचपन से, तो जब हम लोग आए तो अध्ययन किए कि आखिर क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को, जो हम लोग चारों बैठे या पांचों, नहीं पढ़ाते हैं बच्चे और बच्ची को। तो समझ में आई, हम लोग तो पहले वही सरकारी स्कूल में, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े, बिल्कुल। ये भी डॉक्टर साहब शायद कम उम्र है, सरकारी स्कूल में पढ़ा। और विनोद भाई ही मैडम शायद कुछ। तो सवाल रहा कि हम लोग ना पढ़े तो आखिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं। तो उसी के ये से अब देखिए एनसीईआरटी का जो किताबें हैं सब ये किया गया, मापदंड भी बनाया गया उसका। हाँ, एक स्टैंडर्ड, जैसे मैडम ने स्टैंडर्ड कहा जैसा। ना, स्टैंडर्ड 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरों में 2 एकड़ होना चाहिए कि बच्चों को खेल कूदने का, दौड़ धूप करने का, शौचालय हो, लाइब्रेरी हो, हर, यानी संगीत का भी सिखाए। जो वो टक्कर देते हैं डीपीएस डीएवी, तो ये भी अब देखिए भोजन, मध्याह्न भोजन का भी हो रहा, ड्रेस भी सरकार दे रही है। तो इससे आकर्षण गौतम भाई वो पूरे देश में सरकारी स्कूलों में भी बच्चे और बच्चियों पर पढ़ रहा है, और वहाँ भी शिक्षा वो तो निःशुल्क है। तो शिक्षा निःशुल्क देने का काम, ये भी सोच हम लोग का है, और इतना रिजल्ट आने वाला आपका मिल रहा है। और आने वाले दिन में देखिएगा कि साक्षरता का मापदंड भी बहुत शून्य बहुत में, बहुत शून्य में बिल्कुल आएगा। शून्य में होगा। Child labor- हम जब देखते हैं, जिस सरकार ने जो 11 साल के इस विकास को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं लोक कल्याणकारी सरकार हमारी है, और लोगों से संबंधित विकास को इन्होंने तरजीह दी है। लोगों का जीवन कैसे आसान हो, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो कैसे आगे बढ़ सकें, उनको रोजगार कैसे उनके दरवाजे तक पहुंच सके, वो ढूंढने न जाए, उनके दरवाजे तक कैसे पहुंच सके, ऐसे तमाम चीज़ें ईजी हुई है। व्यापार ईजी हुआ है, स्वास्थ्य ईजी हुआ है, पढ़ाई ईजी हुआ है, चारों तरफ विकास की किरणें दिख रही है। तो ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। आप एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। उठे चाइल्ड लेबर पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट है, जो एजुकेशन का